अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपका एम है इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का, तो आपके पास दो गोल्डन एंट्रीज है। वन इज यूपीएससी सीडीएस एंड अनदर वन इज द एफकेट एंट्री। अभी आपके दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजिंग स्टेट आ रही होगी, सर विच वन इज मोर सुटेबल। अगर सुटेबिलिटी की बात करते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर और आपकी एज क्राइटेरिया की अभी आपकी एज क्या है। तो आज के सेशन के अंदर हम यही सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि अमंग दिस टू एंट्री विच वन इज मोर सुटेबल। तो मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आइदर फ्लाइंग के द्वारा या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के द्वारा, विच वन इज मोर सुटेबल। क्या वो एफकेट एंट्री है या वो सीडीएस एंट्री है। सो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं एफकेट के बारे में। अगर हम एफकेट के बारे में बात करते हैं तो एफकेट एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो कि सीडेक के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कराया जाता है। इस एग्जामिनेशंस के द्वारा इंडियन एयरफोर्स पोटेंशियल मैन और वुमेन को सिलेक्ट करती है जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कैडर या विंग के अंदर कमीशन ऑफिसर की तरह नियुक्त किए जाते हैं। अब सबसे पहली बात हमें यहां पर यह समझनी पड़ेगी कि इन डिफरेंट विंग्स या कैडर के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं एज क्राइटेरिया। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए, तो प्रीफर्ड एज मांगी जाती है 20 से 26 साल। जैसे कि आप जानते हैं कि एफकेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो साल में 2 बार होता है। एक बार आपका फरवरी मंथ के अंदर होता है और एक बार आपका अगस्त मंथ के अंदर होता है। अभी लेटेस्ट में जो आपका एग्जामिनेशन होगा फरवरी मंथ के अंदर होगा। फेब मंथ को आप क्या बोलोगे, एफकेट 1 2025। मैंने यहां पर जो डेट्स मेंशन कर रखी हैं वो एफकेट 1 2025 के लिए प्रीफिक्स्ड है। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में दोनों डेट इंक्लूसिव है, तो आप इंडियन एयरफोर्स को एज एन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 24 साल है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप एफकेट 1 2025 दे रहे हैं तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही एज क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग के लिए। फ्लाइंग के लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट दोनों में 50% मार्क्स आपके आए हो। कहने का मतलब 50% फिजिक्स में, 50% मैथमेटिक्स में, दोनों में इंडिविजुअल 50% होने चाहिए। अगर आपके एक में भी 49.5% तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो मिनिमम मार्क्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के अंदर। वही अगर हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन में हो, फॉर एग्जांपल आप बीएससी कर लिए, 12th के बाद आपने बीएससी करी है, बीए कर लिए, बीसीए कर लिए, बीकॉम कर ली है, कुछ भी आपने करी है, लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स और मैथ थे, तो आप फ्लाइंग के लिए जा सकते हो। बिल्कुल ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द फ्लाइंग। हाँ, ग्रेजुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर हो तब तक आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, या अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो भी आपके 60% होने चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम अगर हम लोग बात कर रहे हैं 3 ईयर की अगर आपकी डिग्री है तो 60% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, क्या सर बीटेक के द्वारा भी हम फ्लाइंग को ज्वाइन कर सकते हो? ऑब्वियसली बीटेक की अगर आपके पास डिग्री है आफ्टर द 12th तो आपके पास भी यहां पर 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो तो लास्ट फाइनल सेमेस्टर तक या फाइनल ईयर के अंदर आपके एग्रीगेट 60% या कंप्लीट कर चुके तो एग्रीगेट 60% आपके बनने चाहिए विद नो बैकलॉग। फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जिस टाइम पे आप फॉर्म फिलिंग वगैरह कर रहे हो, ये याद रखिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी एसोसिएट्स मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी एग्जामिनेशन के द्वारा आप जा सकते हैं, या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके द्वारा भी आप जा सकते हो। अगर आप इस पे ग्रेजुएशन है, मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। सो दीज आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। सबसे पहले ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल विंग को ही ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स विंग की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट के पास सेम वही 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए और आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए। और अगर वहीं पर आपकी बात करते हैं 4 ईयर की आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए।
टेक्निकल विंग के अंदर सिर्फ इंजीनियरिंग कैडर ही या इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीटेक होना कंपलसरी है या बीई होना भी कंपलसरी है। बीई या बीटेक आपके पास होना चाहिए, 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीई और बीटेक के अंदर आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स यहां पर भी मांगता है, ये याद रखना। या वही दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको जो बताया, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ जो आपका है, वहां से आप लेवल ए और लेवल बी का एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो और आपके 60% मार्क्स वहां पर वैलिड करते हो। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब मिनिमम 60% मार्क्स आपके बीटेक में होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तब भी कोई विदाउट एनी बैकलॉग अगर कंप्लीट कर चुके हो तो भी 60%, और 12th के अंदर आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर इंडिविजुअली 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप टेक्निकल विंग को ज्वाइन करना चाहते हो। द सेम क्राइटेरिया एग्जिस्टेड फॉर द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए अगर अपन बात करते हैं। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स या बहुत सारे विंग्स आते हैं। सबसे पहले वेपन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। तो वेपन सिस्टम में वही आपके पास 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास 50% मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी, सॉरी एक मिनिमम 3 ईयर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जहां पर आपका 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट मार्क्स आपके होने चाहिए। आप वेपन सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप किसी भी ग्रेजुएशन के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप बीएससी हो, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और बीटेक वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बीटेक वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी 60% मार्क्स का क्राइटेरिया मांगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक। सो एडम और लॉजिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पास होना चाहिए आपका 10+2। अगर हम बात करें सिर्फ पास होना चाहिए, यहां पर कोई 50% फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात नहीं करता है। आप ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 ईयर की होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, कुछ भी आपके पास हो, आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आपके पास 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंट्स ब्रांच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हाँ ज्वाइन कर सकते हो। पास्ड मांगता है सिर्फ 10+2 और आपके पास ग्रेजुएशन हो इन एनी ऑफ द फील्ड। अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो फील्ड कौन कौन से, बीकॉम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, बीबी आपके पास हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी आपके पास हो सकता है, या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस भी आपके पास होता है। अगर आपने इसमें से किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अकाउंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन विंग, एजुकेशन कैडर को अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहां पर सेम आपकी 10+2 पास्ड होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट के अंदर आपके पास 60% मार्क्स यहां पर होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल विभाग, तो मेट्रोलॉजिकल विभाग के अंदर 10+2 आपके पास पास होना चाहिए। दूसरा, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट ऑफ 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। या 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पर 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स वाया ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो हम लोगों ने एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर लिया है। नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं एफकेट के एग्जामिनेशन। एफकेट का एग्जामिनेशन जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, 1 डे एग्जाम होता है। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का हो जाता है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन 2 घंटे का आपको मिलता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, नॉर्मली हमें यह देखा गया कि एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो 50 to 60% या 45 to 50% नॉर्मली मार्क्स गेन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्क्स की बात करते हैं आउट ऑफ 300, तो नॉर्मली कैंडिडेट्स जो होते हैं बहुत हाई मार्क्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में ही अचीव कर पाते हैं। उसका बेसिक रीजन ये माना जाता है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हाई होती है, 1/3। अगर आपने गलत किया तो सीधा आपका 1 नंबर डिसमिस हो गया। ये बेसिक रीजन होता है। तो ये आपका पूरा पेपर ऑफ पैटर्न होता है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? वही आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। यहां पर आपका इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज है, जीके जिसे आपको बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स होगा, और मिलिट्री एप्टीट्यूड या रीजनिंग जो आप बोलते हो वो यहां पर होगा। तो 4 आपके सेट्स होंगे और यही 300 नंबर का पेपर और 100 क्वेश्चन आपके होंगे। 2 घंटे की ड्यूरेशन होगा। ईच क्वेश्चन करेक्ट करने पर 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और ईच क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरी एंट्री जो हमारी है वो है यूपीएससी सीडीएस। अच्छा, अब एक बात आपको और समझनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पर आप जज कर सकते हो, जिसके बिहाफ पर आप डिसीजन बना सकते हो कि मैं
यूपीएससी के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करूं या मैं एफकेट एंट्री के थ्रू ज्वाइन करूं, सब कुछ अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन यूपीएससी सीडीएस के पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी सीडीएस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन के द्वारा इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है उसके अंदर तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी, अगर आप यूपीएससी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो या तो आपको प्रेफरेंस में इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी प्रेफरेंस इनवैलिड मानी जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, यहां पर डिस्कशन करना है। अब बात करते हैं यूपीएससी के द्वारा अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल विंग्स या कैडर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहां पर सिर्फ एक ही विंग या एक स्ट्रीम आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज विंग द फ्लाइंग। तो यूपीएससी सीडीएस के द्वारा आप सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग में ही जा सकते हो। और इस फ्लाइंग में जाने के लिए यहां पर एज क्राइटेरिया क्या है, सेम वही है, 20 से 24 साल। 20 से 24 साल आपकी होनी चाहिए। और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि सीडीएस का एग्जामिनेशन भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक बार आपका जो एग्जामिनेशन होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल होता है और एक बार जो आपका एग्जामिनेशन होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर होता है। तो अप्रैल वाला 1 होगा, जैसे अभी आपका सीडीएस 1 2025 होगा। तो ये जो डेट्स मैंने यहां पर मेंशन कर रखे ये उनके लिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो एज एन ऑफिसर तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहां से नहीं जा सकती। फीमेल कैंडिडेट ओटी के द्वारा ही जा पाती है इंडियन आर्मी के अंदर। तो ये स्पष्ट है, एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको यहां से समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। वहां पर जो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लाइंग के लिए देखा वो थोड़ा टफ है। टफर की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए, 50% मार्क्स एटलीस्ट वहां पर आपके होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप किसी भी स्ट्रीम से तो 60% एग्रीगेट आपके मार्क्स बने होने चाहिए। यहां पर भी सेम कुछ क्राइटेरिया ऐसा ही मिलता जुलता है, आपके पास डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी से आपके पास हो, और आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। यहां पर भी ये चीज की स्पष्ट रूपता मांगता है। ठीक है, तो ये तो रही यहां पर एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं पेपर ऑफ पैटर्न। जैसे कि हम जानते हैं कि सीडीएस का एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, आप इंडियन एयरफोर्स को एज एन फ्लाइंग ज्वाइन करना चाहते हो वाया सीडीएस एंट्री, तो आपको 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट के पेपर आपको देने पड़ेंगे, दैट इज बिंग योर जीएस का पेपर, दैट इज बिंग योर इंग्लिश का पेपर एंड दैट इज बिंग योर मैथमेटिक्स का पेपर। तो ओवरऑल पैटर्न एग्जामिनेशंस आपके सामने यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप दोनों ही, भले आप एफकेट का या सीडीएस का रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको एक एसएसबी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। नॉर्मली हम एयरफोर्स के लिए एफएसबी बोलते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड हम लोग यहां पर बोलते हैं। एसएसबी या एफएसबी आपका क्लियर होने के बाद अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो तो आपको फ्लाइंग टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। उस फ्लाइंग टेस्ट को पीएबीटी टेस्ट भी कह दिया जाता है या सीपीएसएस टेस्ट भी कह दिया जाता है। पीएबीटी की बात करते हैं तो पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, या सीपीएसएस सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अगर हम बात करें पायलट सिलेक्शन सिस्टम होता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करता है। इस टेस्ट के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट मीटर्स होते हैं। जब आप अपना फाइटर प्लेन चलाओगे या अपना हेलीकॉप्टर चलाओगे या कोई भी एबीसीडी करके आप अपनी मशीन चलाओगे तो उसके अंदर डिफरेंट मीटर्स होते हैं, जैसे कार के अंदर होते हैं। सो उन डिफरेंट मीटर से रिलेटेड कुछ टेस्ट आपका होता है। एक गेम कराया जाता है कि आपकी जॉयस्टिक पर कमांड किस तरीके से, जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास कर पाते हैं वही फ्लाइंग में जा पाएंगे। एक स्पष्ट रूप आपको और समझना पड़ेगा, अगर आप इस फ्लाइंग टेस्ट के अंदर फेल हो जाते तो आप नियर फ्यूचर के अंदर इंडियन एयरफोर्स को या इंडियन नेवी आर्मी के अंदर फ्लाइंग के अंदर द्वारा आप ज्वाइन नहीं कर सकते। फ्लाइंग का ऑप्शन आपके लिए कंप्लीटली बंद हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर एक बार आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो जिंदगी में दोबारा आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, कि सर एफकेट के थ्रू ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, अदर पर्सपेक्टिव में जब हम बात कर रहे हैं, और यूपीएससी सीडीएस के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है। तो आपकी जो ट्रेनिंग एकेडमी होगी वहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस और एफकेट के थ्रू फ्लाइंग के द्वारा जा रहे हो या जीडी टेक्निकल के द्वारा जा रहे हो तो आपका ट्रेनिंग जो पीरियड होगा वो 74 वीक का होगा। वहीं अगर आप एफकेट के थ्रू जीडी नॉन टेक्निकल में जा रहे, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जा रहे, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 52 वीक्स का होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सम अदर पर्सपेक्टिव और बात करते हैं।
अब देखिए, अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूं, वो फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, भले ही वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या फ्लाइंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर देम एफकेट इज बिंग द बेस्ट, क्योंकि सीडीएस में वुमेन्स जो हैं या फीमेल कैंडिडेट जो है वो फ्लाइंग को या एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकती, वहां पर सिर्फ अनमैरिड मेल मांगता है। तो फीमेल्स के लिए एफकेट इज बिंग द बेस्ट ऑप्शन। वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल्स के लिए दोनों बेस्ट है, वो एफकेट के थ्रू भी रखते हैं लेकिन और साथ साथ यूपीएससी सीडीएस। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है वो फ्लाइंग नहीं जाना चाहता, वो टेक्निकल कैडर में या नॉन टेक्निकल कैडर में जाना चाहता है, तो एफकेट उसके लिए इजी है। एक बात और आपको यहां पर को समझनी पड़ेगी, दोनों के एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें, एफकेट का एग्जामिनेशन ज्यादा इजी होता है क्रैक करना विद रिस्पेक्ट टू दिस सीडीएस। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बात कर रहे हैं, सीडीएस का लो होता है, एफकेट का हाई होता है। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी एफकेट के थ्रू, वैकेंसीज भी एफकेट के थ्रू ज्यादा आती है, सीडीएस के थ्रू सिर्फ फ्लाइंग की वैकेंसीज यहां पर आपके पास आती है। फाइन है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज की। अब एक चीज समझ लीजिएगा, एफकेट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो सर्विस पीरियड होगा वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा। पहले एफकेट में परमानेंट कमीशन होता था, अब एफकेट के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन इंक्लूडेड किए जाते हैं। वहीं अगर आप सीडीएस से जा रहे हो तो आपका परमानेंट कमीशन होगा। परमानेंट कमीशन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, अभी मैं आपको बताता हूं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एफकेट एंट्री के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, इन फ्लाइंग विंग या फ्लाइंग कैडर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो टाइम पीरियड होगा वो 14 ईयर्स के लिए होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन। वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो 10 ईयर का होगा, जिसको फर्दर एक्सटेंडेड कर सकते हैं, 4 साल के लिए फर्दर एक्सटेंडेड किया जा सकता है। अच्छा, क्या इसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड किया जा सकता है? नहीं। एक चीज स्पष्ट याद रख लीजिए, इसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा नहीं। हाँ, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर ऐसा होता है एक्सटेंड किया जाएगा, तो वो बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स है जो डिपेंड करते हैं कि आपकी विलिंगनेस है या नहीं है, सुटेबिलिटी, आप सुटेबल हो या नहीं हो, आप मेरिट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, वो सब डिपेंड करता है। एक चीज और स्पष्ट आपको समझना है कि जितने भी शॉर्ट कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशंस, उनको ग्रांट ऑफ पेंशंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं, ये समझना। तो एफकेट की अगर हम इस बात करते हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, और सीडीएस से आपको परमानेंट कमीशन यहां पर मिलने वाला है, लॉन्ग लाइफ आप जॉब कर सकते हो, जो भी आपका एज क्राइटेरिया है। सो इस पर्सपेक्टिव में सीडीएस इज द ज्यादा बेटर ऑप्शन यहां पर हमें दिखाई देता है। ठीक है बेटा, चलिए। सो ये सब हमारे यहां पर क्राइटेरिया रहे हैं जिसके द्वारा मैंने आपको बताया इस सेशन के अंदर कि आपके लिए इंडियन एयरफोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सीडीएस ज्यादा बेटर है या एफकेट बेटर। आई होप इस सेशन के बाद आपके माइंड के अंदर जो क्लैरिटी ऑफ थॉट था, जो विजन था, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इजीली खुद डिसीजन ले सकते हैं कि मैं एफकेट के थ्रू जाऊं या मैं सीडीएस के थ्रू जाऊं। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज क्लास। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।